सभी को नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा आप लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हो। और लेसन कौन सा था आपका? सरफेस केमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर रसायन। इस फर्स्ट ईयर रसायन में आपको दो लेक्चर में, एक बार पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया अधिशोषण और एक अवशोषण के बारे में, और जो सेकंड लेक्चर था उसमें आपको कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के बारे में समझाया था। ठीक है, आज का जो लेक्चर आपके पास में है वो एंजाइम उत्प्रेरण का है। किसका बेटा? एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरण मतलब जो उत्प्रेरक होते हैं इसी प्रकार से हम ये कहेंगे एंजाइम भी एक प्रकार से उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, अभी एंजाइम यस सर। उत्प्रेरण है क्या वो सुनो। तो कहता है कि जो अपने पास में जैव कोशिकाएं हैं, क्या बोल दिया? जैव कोशिकाएं। तो जैव कोशिकाओं में उपस्थित, किसमें उपस्थित? जैव कोशिकाओं में उपस्थित उच्च अणुभार वाले, क्या बोला? जैव कोशिकाओं में उपस्थित उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिकों को नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिकों को क्या बोलते हैं? एंजाइम के नाम एंजाइम से उत्प्रेरक। जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? एंजाइम के नाम से एंजाइम की। तो मैंने क्या परिभाषा दी कि जैव जैव कोशिकाओं में उपस्थित उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम कहते हैं। क्या समझा आपने? जैव कोशिकाओं में उपस्थित उच्च अणुभार में जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे किया। ये जो एंजाइम होते हैं वो बेटा किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के प्रोटीन के। एक अच्छी बात आती है, इन एंजाइमों का सामान्यतः जो व्यास पाया जाता है वो 10 से लेकर 100 नैनोमीटर के आकार के पाए जाते हैं। कितने? 10 से 100 नैनोमीटर आकार के। अब मैं आपको परिभाषित कर रहा हूं अपने पास में कौन सा एक होता है। आपसे एक नंबर में परिभाषा पूछ ली जाए कि जैव रासायनिक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? क्या बेटा? जैव रासायनिक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? अच्छा तो सुनो, ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक रिएक्शन का निशान। किसका निशान है? रिएक्शन का। अब हेमंत बेटा स्क्रीन को बिल्कुल टच मत कर, ठीक है ना? हाँ, 1 नैनोमीटर में मीटर बनते हैं। अच्छा तो मैंने क्या बोला, ये किसका निशान है बेटा? रिएक्शन का। रिएक्शन का। तो हमने बोला कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी क्या, रासायनिक अभिक्रिया अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराया जाए। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ए और बी क्या कहलाए? क्रियाकारक। कारक और सी और डी क्या कहलाए? उत्पाद। उत्पाद। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, या वे ऐसे बोल दो चाहे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है उन्हें बोला जाता है जैव
रासायनिक उत्प्रेरण क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरण। यहाँ तक आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो सबसे पहले बेटा मैंने उत्प्रेरक को एंजाइम को परिभाषित किया कि जैव कोशिकाओं में उपस्थित उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम कहते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। इनका आकार 10 से 100 नैनोमीटर होता है। उसी के साथ में परिभाषा दी, जैव रासायनिक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? एंजाइम उत्प्रेरक एंजाइम। की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। क्लियर हो गए तीनों पॉइंट? यस सर। अब बेटा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने पास में, ठीक है? जैसे लाओ सर, ये समीकरण नंबर 1 दे दी, रासायनिक अभिक्रिया C6H12O6, ठीक है? सुनो, तो ये मेरे पास में क्या है? इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोला गुड़िया? ग्लूकोज। ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया कराने के बाद बनाया एथिल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड। हमने क्या बोला बेटा? किसी रासायनिक या वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या बोला? वे रासायनिक अभिक्रियाएं तो किसकी उपस्थिति में संपन्न कराई जाए? एंजाइम की उपस्थिति में। तो बेटा यहाँ एंजाइम काम में ले लिया मैंने जाइमेज। क्या ले लिया? जाइमेज। तो बताओ ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? जैव रासायनिक उत्प्रेरण। जैव रासायनिक उत्प्रेरण, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। इसी प्रकार आपको बताया था, ये स्क्रीन पर क्या लिखा? यूरिया। अब इस यूरिया की रासायनिक अभिक्रिया कराई, इसका जल अपघटन कराया। किसका जल अपघटन कराया बेटा? यूरिया का। तो ये कहता है अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। लेकिन ये बताओ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसकी उपस्थिति में कराई जाए? एंजाइम। एंजाइम। अब यहाँ कौन सा एंजाइम काम में ले लिया? यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? जैव जैव रासायनिक रासायनिक उत्प्रेरण। क्या कहलाई बेटा? जैव रासायनिक उत्प्रेरण। अच्छा, इसी प्रकार से सिक्स, वापस से सुनना, C6H12O6। इससे गुड़िया क्या किया मैंने? जल निकाल दिया। क्या निकाला बेटा? जल। जल निकालने का मतलब ये आया कि एक तो ऑक्सीजन कम करेंगे तो बताओ O6 रहेगा या 5? 5। तो भैया 5 कर दिया। और H कितने रहेंगे? 12 या 10? 10। 10 हो गए। अब ये कहता है कि ये अपने पास में जल निकाल दिए, लेकिन मैंने छोटा सा एक काम और कर दिया। क्या काम कर दिया वो सुनो। इसी प्रकार से इसके कितने अणु आपस में जोड़ दिए जल निकाल कर? N। एन अणु। तो अब आपके पास में ये बहुलक कहलाया और इसका नाम है बेटा स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च। अब मैं ये कहूं, इस स्टार्च में यदि वापस से जल जोड़ दिए जाएं, क्या जोड़ दिए जाएं? जल। और जल जोड़ने के बाद में ये बन गया C12H12O11। इसे बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं? माल्टोज। जैव अणु पाठ में पूरा डिटेल में समझाऊंगा।
लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को एंजाइम की उपस्थिति में कराया जाता है तो जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहते हैं। अब बेटा ये कौन सा एंजाइम काम आया, डाइस्टेज। तो डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च को किसमें परिवर्तन किया जाता है, माल्टोज में। माल्टोज में परिवर्तन किया जाता है। आगे चलें, यस सर। एक एग्जाम्पल और ले लिए मैंने। ये कहता है कि अपने पास में C2H5OH, इसे बोलते हैं एथिल एल्कोहल, इसको ऑक्सीकार कराया गया और इससे बन गया एसिटिक अम्ल प्लस में जल, राइट। यस सर। लेकिन पुनः बेटा इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को माइकोडर्म एसिटाई एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न कराया जाए तो ये उत्प्रेरण कौन सा कहलाएगा, जैव रासायनिक उत्प्रेरण। अच्छा, इसी प्रकार से माल्टोज अभी पढ़ा था अपन ने, C12H22O11 का जल अपघटन कराया जाए। तो इससे पहले देखो C12H, इसको माल्टोज बोला था ना, यस सर। इसका बेटा जब जल अपघटन कराया वापस से तो ये बन जाता है C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। लेकिन सर ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होते हैं, इनवर्टेज में। तो इन्वर्टेज में। तो ये अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न कराए तो इसका नाम क्या कहलाया, जैव रासायनिक उत्प्रेरण। इसी प्रकार से ये क्या है बेटा, प्रोटीन। इस प्रोटीन को तोड़ करके किसमें परिवर्तित कर दिया जाए, एमिनो अम्ल में। लेकिन जब प्रोटीन को एमिनो अम्लों में परिवर्तित किया तो यहाँ जो एंजाइम काम आया वो काम आया पेप्सिन, क्या पेप्सिन। आया, पेप्सिन। तो एंजाइम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कौन सा उत्प्रेरण कहलाए वापस से, जैव रासायनिक उत्प्रेरण। अगर बेटा स्टार्च को आपको माल्टोज में बदलने की बजाय, तो देखो यहाँ पर स्टार्च को किस में बदला था, माल्टोज में। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, डाइस्टेज। लेकिन अब स्टार्च को मैं किस में बदल रहा हूँ, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में, लेकिन किस एंजाइम की उपस्थिति में, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, एमाइलेज। तो आपने क्या देखा सर, एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए आप एक विशेष प्रकार के एंजाइम को काम में ले रहे हैं। अगर स्टार्च से आपको शर्करा बनाना है, स्टार्च से क्या बनाना है, शर्करा। तो स्टार्च से शर्करा बनाने के लिए टाइलिन एंजाइम काम में लिया जाता है, क्या, टाइलिन एंजाइम। अच्छा, उसी के साथ में अगर आपको दूध से किसका निर्माण करना है, दही का। तो दूध से दही के निर्माण करने के लिए कौन सा एंजाइम लिया, लैक्टो। लैक्टोबेसिलस, क्या नाम है, लैक्टोबेसिलस। तो ये जितने भी अभिक्रियाएं थी किसकी उपस्थिति में संपन्न कराए गए, एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये अभिक्रियाएं कौन सी कहलाई, जैव रासायनिक उत्प्रेरण। वेरी गुड। अब बेटा आप म्यूट करो, मैं लेता हूं अपने पास में वरुण को, वरुण, वरुण अनम्यूट हो जा बेटा, योगेश स्क्रीन को टच मत कर,
वरुण आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास में। हेलो। बेटा पहुंची क्या आवाज? नहीं है क्लियर, है ना? थोड़ा सा और आगे जो पॉइंट आता है हिमांशु और क्या है वो सुनो। एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण क्या आएगा बेटा? एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण। मतलब ये जो एंजाइम है उनकी विशेषता क्या पाई जाती है, विशेषता क्या पाई क्या? जाती है, समझ गए? अच्छा थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। गुण। अच्छा एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण में बेटा सबसे पहला गुण जो लिया मैंने वो ले लिया सक्रियता या सर्वोत्तम दक्षता, या हम बोल सकते हैं सर्वोत्तम प्रभावी। ठीक है। यस सर। अच्छा तो सर आपने बोला सक्रियता, क्या बोला बेटा मैंने? सक्रियता। सक्रियता में मैंने बताया था, ये बताओ आपको जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो 20-30 टीचर पढ़ा रहे हैं या एक पढ़ा रहे हैं? एक। अच्छा फिलहाल आप ऑनलाइन क्लास में 55 बच्चे हो, कितने हो? 55। अच्छा तो ये बताओ एक अणु कितने बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, 2-4 अणुओं को या 55 अणुओं को? 55 अणुओं को। अच्छा इसका मतलब है मैं फिलहाल सक्रिय कहलाया या निष्क्रिय कहलाया? सक्रिय। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा एंजाइम का, किसका? एंजाइम का। केवल कितना अणु? एक अणु। एक अणु। तो ये कहता है एंजाइम का एक अणु ही क्रियाकारक के, किसके? क्रियाकारक के। लाखों करोड़ों अणुओं को, कितने अणुओं को? लाखों करोड़ों अणुओं को। किसमें बदल देते हैं? सक्रिय उत्पाद। अर्थात उत्पाद में। बहुत अच्छी बात बताई। हम ये कहेंगे कि सर एक एंजाइम ही क्रियाकारक के लाखों करोड़ों अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए ये एंजाइमों के अंदर कैसा गुण पाया जाता है? सक्रियता का, किसका? सक्रियता का। दूसरा गुण बताएं भैया। यस सर। दूसरे गुण में आई उच्च विशिष्ट प्रकृति, क्या बोला? उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब है कि एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए, क्या बोल दिया? एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए। अभी आपने जैसे ये देखा, थोड़ी देर के लिए मैंने ये बताया कि अगर आपको दूध से किसका निर्माण करना है? दही का। तो दूध से दही के निर्माण के लिए बेटा पेप्सिन एंजाइम काम में लोगे कि नहीं ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। सर अभी तो आपने बताया था एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे एक यस सर। विशेष प्रकार के ताले में एक विशेष प्रकार की चाबी लगाई जा सकती है, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब है ये बताओ इन एंजाइमों में विशिष्टता का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता? पाया जाता है। तो ये आपके बात थी अपने पास में एंजाइमों में एक विशिष्टता का गुण पाया जाता है। क्लियर हो गया क्या? यस सर। थोड़ा सा और आगे चले। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूंगा कि आपको सुक्रोज है, क्या बेटा? सुक्रोज। तो सुक्रोज को यदि आपको ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलना है, सुक्रोज को किस बदलना है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। बेटा इन्वर्टेज एंजाइम ही काम में लिया जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा एंजाइम काम नहीं आएगा, राइट? यस सर।
जैसे मेरा काम क्या है, केमिस्ट्री पढ़ाना या बायोलॉजी पढ़ाना? केमिस्ट्री। तो मैं अच्छा कब कर पाऊंगा, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊं या और कुछ पढ़ाऊं? केमिस्ट्री पढ़ाओगे जब। इसका मतलब एक विशेष प्रकार का जो एंजाइम है विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए काम आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, अब बेटा आता है थर्ड पॉइंट आया। अब आता है अनुकूलतम ताप। क्या बोला मैंने? अनुकूलतम ताप। तो अनुकूलतम ताप, अनुकूलतम ताप का मतलब है कि ये जो एंजाइम होते हैं, कौन बेटा? एंजाइम। एंजाइमों का एक विशेष प्रकार का ताप पाया जाता है जिसके ऊपर ये सबसे अच्छी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे बोल दूं कि एक ऐसा ताप, क्या बोला? एक ऐसा ताप जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, सक्रिय। तो वो ताप ही क्या कहलाएगा? अनुकूलतम ताप। तो हम ये कहते हैं कि सामान्यतः जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एंजाइमों के लिए एक अनुकूलतम ताप कहलाता है जिस पर ये सबसे ज्यादा सक्रिय पाए जाते हैं। अगर इससे ज्यादा ताप है तो ये मर जाएंगे और इससे कम ताप है तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यस मैंने सर। कौन सा पॉइंट बताया फिलहाल? अनुकूलतम ताप। अब आप ये बताइए, आप लोगों को यदि आपके गार्जियन सताते हैं, ज्यादा परेशान करते हैं, तो क्या आप लोगों से वो आउटपुट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। वेरी गुड। और सर सीधी सी बात है, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं कहते हैं, न रोकते हैं न टोकते हैं, तो बेटा बिगड़ने की संभावना रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो भी आउटपुट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब उनको कभी ना कभी तो बीच बीच में केयर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। साथ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगर गार्जियन और हम दोनों आपस में मिलकर अगर वो हमें समझ पाते हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, हम उनको एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं। राइट? यस सर। इसलिए गार्जियन का भी एक विशेष प्रकार का बिहेव होना चाहिए जिससे आप लोगों की अच्छी ग्रोथ हो पाए, तो वो उनके लिए कहलाएगा अनुकूलतम ताप जिस पर अच्छा सक्रिय हो पाए। क्लियर हो गया? यस सर। अब आता है बेटा अनुकूलतम ताप के बाद में चौथा पॉइंट, एंजाइमों की विशेषता या गुण। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं सर। अब आया अनुकूलतम ताप के बाद अनुकूलतम पीएच। क्या आया? अनुकूलतम पीएच। तो अनुकूलतम पीएच का मतलब भी आप वही समझ गए सर, एक ऐसी पीएच होती है जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा क्या पाए जाएं, सक्रिय। और ये जो एंजाइमों की पीएच है वो बेटा 5 से 7 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5 से 7। तो पीएच होता है 0 से लेकर के 14 की स्केल पीएच स्केल होती है, जिसमें 7 पॉइंट जाएगा तो वो कहलाता है उदासीन अवस्था, और 0 से लेकर 7 से पहले है वो कहलाती है अम्लीय, और 7 के बाद कहलाती है बेटा कौन सी? क्षारीय। क्षारीय। तो ये बताओ सामान्यतः एंजाइमों की पीएच कैसे होनी चाहिए, अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय। और अम्लीय में भी लगभग कितनी होनी चाहिए? 5 से 7। लेकिन आपका जो शरीर है उससे जो पसीना निकलता है, शरीर से क्या निकलता है बेटा? पसीना। तो मानव के जो शरीर की जो पीएच है वो पाई जाती है 7.4। कितनी होती है? 7.4। इसका मतलब आपका शरीर क्षारीय हुआ या अम्लीय हुआ? क्षारीय। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता अपने पास में, कितने पॉइंट बता दिया आप लोगों को? 4। ठीक है, पांचवा सुनो। तो आपको सबसे पहले बताया मैंने सक्रियता के बारे में, दूसरा बताया उच्च विशिष्ट प्रकृति के बारे में, तीसरा बताया अनुकूलतम ताप के बारे में, चौथा बताया अनुकूलतम पीएच के बारे में। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर।
अब आता है बेटा सह एंजाइम। कौन से एंजाइम? सह एंजाइम। सह एंजाइम को बेटा वर्धक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्धक। वर्धक या प्रमोटर बोलते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो सह यस सर। एंजाइम का मतलब क्या है सुनो, ये आप आपको समझाते हैं। कौन से एंजाइम है? सह एंजाइम। तो सह एंजाइम को समझा सुनो। अब अगला पॉइंट आता है बेटा सह एंजाइम। तो ये बताओ ये क्या है? एंजाइम। एंजाइम। अब इस एंजाइम के साथ पाए जाने वाले, क्या बोल दिया बेटा मैंने? एंजाइम के साथ पाए जाने वाले। अच्छा, एंजाइम के साथ पाए जाने वाले वे पदार्थ। एंजाइम के साथ पाए जाने वाले वे पदार्थ। अच्छा बेटा ये क्या है, कौन है? वरुण सर। वरुण सर जी को मान लिया आपने क्या? एंजाइम। अच्छा, अब इनके साथ में बेटा एक पदार्थ और उपस्थित है। कौन है? रमेश सर। अच्छा, तो जब ये सर कभी गड़बड़ हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, समय के साथ में टेंशन में आ जाते हैं, तो कभी कभी क्या मैक्सिमम क्या होता है, ये सर यहाँ चल के आते हैं और कहते हैं सर दुनिया अजीब है, टेंशन मत लो, जिंदगी का नाम स्ट्रगल है, मेहनत करेंगे सफल होंगे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो बताओ इस सर ने मेरा अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। सपोर्ट किया या नहीं किया? किया। एनर्जी मिली या नहीं मिली? मिली। लेकिन एनर्जी बेटा मेरे को खुद से भी मिली या किसी दूसरे से मिली? रमेश सर से मिली। तो ये रमेश सर जी बेटा मेरे लिए किसका काम करेंगे? सह एंजाइम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? सह एंजाइम का। तो एंजाइम के साथ पाए जाने वाले वे पदार्थ जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? बढ़ा देते हैं। तो वो पदार्थ क्या बढ़ा कहते देते हैं? हैं। सह एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि विटामिन, क्या बोला? विटामिन। विटामिन, प्रोटीन या प्रोटीन। धातु आयन, मैग्नीज, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये सारे जो हैं ये कैसे पदार्थ हैं सर? एंजाइम के साथ मिलकर इस एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं। इसलिए इन पदार्थों को सह एंजाइम के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, अब आता है बेटा थोड़ा सा और आगे, लास्ट पॉइंट आपका एक ले लिया मैंने, विस एंजाइम। कौन सा एंजाइम? विस एंजाइम। विस एंजाइम। ठीक है, अब विस एंजाइम में क्या है कि भाई अपने पास में ये कौन है? आरजू। और कौन है? आरजू। आरजू। अभी जो आरजू है, इस आरजू के ये अड़ोसी पड़ोसी एरिया है, ये पड़ोसी आदमी है। कौन है बेटा? पड़ोसी। पड़ोसी आदमी है। ये पड़ोसी आदमी क्या करता है? ये आता है और आकर के ये कहता है यार ये बेकार बच्ची है, पढ़ती लिखती तो है नहीं, कुछ जिंदगी में क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है, ऐसे डोलेगी, फलाना दिगड़ा दिगड़ा, घर वालों को आया, क्या है, कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ कि वो आपके गार्जियन को और आप लोगों को नेगेटिविटी दे रहे हैं या पॉजिटिविटी दे रहे हैं? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी दे रहा है। इसका मतलब है आपको मोटिवेट कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ना। नहीं कर रहा है तो ये बताओ आप उठोगे या गिरोगे? उसकी बात सोच सोच करके परेशान रहोगे या नहीं रहोगे? होंगे परेशान। परेशान होंगे। तो आपकी एनर्जी और खराब होगी या नहीं होगी?
होगी। मैं बेटा फिर कहूंगा, इंसान चाहे जो कर सकता है, हाथ गया तो जी सकता है, पैर गया तो जी सकता है, आंख गई तो जी सकता है, मुंह गया तो जी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन उसके दिमाग में एक दृढ़ इच्छा है तो आदमी स्ट्रगल कर सकता है। तो वो ही बात आती है, डिपेंड ये करता है कि वो अपने आप को मजबूत कितना कर पाता है। लेकिन उसके पास चारों ओर का एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो बढ़ेगा, और बेकार है तो वो घटेगा। तो ये बताओ, ये पड़ोसी आपके लिए जहर का काम कर रहे हैं या अमृत का काम कर रहे हैं? जहर का। तो ये कहलाएगा विष एंजाइम। क्या कहलाएंगे? विष एंजाइम। तो ये कहता है हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन डाइसल्फाइड ये ऐसे पदार्थ हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ करके एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इन पदार्थों को विष एंजाइम के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बेटा समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा बेटा, अगला पॉइंट आता है, निशा अनम्यूट कर लो। यस सर। अच्छा सुन गुड़िया, अब बात आती है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये पॉइंट आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करा पाऊंगा, ठीक है?